हेलो एवरीबॉडी, स्कॉलर स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी जो रिसेंट में 253 नंबर पेपर हुआ है, आज अपन उस पर डिस्कस करने वाले हैं, पेपर नंबर 253। और अपन इसके कौन से पार्ट पे डिस्कस करेंगे? इंग्लिश वाले पार्ट पे, है ना। तो बिना कोई ज़्यादा देरी करे अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं भाई। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 76, शुरुआत कहाँ से करेंगे? 76 में क्वेश्चन में दे क्या रखा है? एरर। तो नेचुरल सी बात है, हमारा क्वेश्चन कौन सा? ये एरर से रिलेट करता हुआ। बात किसके बारे में हो रही है? स्ट्रीट लाइट्स के बारे में, ठीक है ना। तो स्ट्रीट लाइट्स के बारे में दो चीजें होती है। स्ट्रीट लाइट से या तो ये क्या करती है, टर्न ऑन करती है, और या क्या होता है इसका, गो ऑफ हो जाता है। जब स्ट्रीट लाइट्स जलती है तो वो क्या करती है? टर्न ऑन करती है। और जब वो बुझ जाती है तो क्या करती है? गो ऑफ करती है। अब टर्न ऑन किस टाइम पे करती है भैया? डस्क के टाइम पे, ठीक है। और गो ऑफ कब करती है? जैसे ही दिन निकलने वाला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब दिन छिपने का टाइम होता है और इसका मतलब दिन उगने का टाइम होता है। तो इसने क्या दे रखा है कि दिन छिपने के टाइम पे ये क्या करती है? कम इन करती है, जबकि लाइट जो स्ट्रीट लाइट है बेटा वो कम इन नहीं करती, बल्कि वो टर्न ऑन हो जाती है। उस टाइम पे क्या हो जाती है? टर्न ऑन हो जाती है। और जैसे ही दिन निकलने का टाइम होता है, डॉन का टाइम होता है, तो वो गो ऑफ कर जाती है। तो अपने यहाँ पे ये वाला पार्ट हमारा गलत हो गया। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था? इसकी जगह पे टर्न ऑन होना चाहिए था, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन नंबर अपना 77 है। इसमें बेटा क्या दे रखा है? फिर से एरर। क्वेश्चन में फिर से बेटा क्या दे रखा है? एरर दे रखा है ना। तो दे रखा है व्हेन द रूल्स फॉर पुलिस प्रोसीजर वर लेड अप ए लॉट ऑफ ग्रे एरियाज रिमेन। तो बात किसके बारे में हो रही है भाई? WH वर्ड है, नेचुरल सी बात है। किसका काम कर रहा है? कंजंक्शन का। तो इसके बाद में सब्जेक्ट कौन है? रूल्स फॉर पुलिस प्रोसीजर के लिए जो रूल्स है उनको क्या है बेटा? ले अप नहीं होता, ले डाउन करना होता है। रूल्स को ले डाउन करना होता है, रूल्स को ले डाउन करना होता है। और इसका सेकंड फॉर्म तो इसने ठीक बना रखा है, लेड ठीक बना रखा है, लेकिन इसने अप की बजाय यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था? डाउन करना। और ले डाउन का मतलब होता है किसी नियम को एनेक्ट करना, लागू करना। एनेक्ट का मतलब होता है किसी रूल को लागू करना, ठीक है ना। तो जब लागू किया तो उसमें थोड़े से ग्रे एरियाज बाकी रह गए। ग्रे एरिया किसको बोलती है? किसी चीज के ग्रे एरिया का मतलब होता है अनक्लियर। ऐसी चीजें जो पूरी तरह से क्लियर नहीं है उसको क्या बोला जाता है? ग्रे एरियाज बोला जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर बेटा अपना है 78। पूछा क्या? फिल इन द ब्लैंक। क्वेश्चन अपना फिल इन ब्लैंक वाला है, ठीक है ना। ये अपने को क्या दे रखा है भाई? ब्लैंक दे रखा है। और इसमें अपने को 4 शब्द यहाँ पे दे रखे हैं। इनमें से देखते हैं कौन सा सही होता है। दे रखा है इसने अर्थक्वेक वार्निंग्स। अर्थक्वेक को लेकर के वार्निंग्स मिल रहे हैं। तो जब वार्निंग मिल रही है तो कोई चीज होने वाली है, नेचुरल सी बात है भाई। अर्थक्वेक के बारे में हमें वार्निंग्स मिल रहे हैं तो नेचुरल है वो चीज होने वाली है। इन फ्यूचर वो वुड बी है ना। तो वुड बी चीजों के लिए बेटा इमिनेंट का यूज करते हैं। जब कोई अप्रोच करिए ना, अप्रोचिंग कोई चीज आने वाली है, होने वाली है, अप्रोच कर रही है कोई चीजें, तो उसके लिए बेटा किसका यूज होता है? उसके लिए इमिनेंट का यूज करते हैं। तो मतलब क्या बन गया? अर्थक्वेक की वार्निंग्स भी आ रही है और फ्रेजाइलिटी भी है। फ्रेजाइल मतलब कमजोर भी है। कौन है? हमारे घर है वो फ्रेजाइल है। तो इसने सर्टन हो गया, इस बात से हम सर्टन हो गए, निश्चित हो गया कि डिजास्टर है वो अभी अभी नजदीक है, आने वाला है। डिजास्टर, कोई संकट है वो आने वाला है। अच्छा, कैटास्ट्रोफ का खुद का ही मतलब क्या होता है? इसका तो खुद का ही मतलब डिजास्टर होता है। इस शब्द का खुद का मतलब क्या होता है? डिजास्टर होता है, ठीक है ना। डिस्टेंट का मतलब दूर होता है और प्राउड का मतलब आपको पता ही है, गर्व होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इमिनेंट। बेटा एक शब्द होता है एमिनेंट, इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। इसका मतलब प्रोमिनेंट भी हो सकता है। एमिनेंट की जगह आप किस शब्द का यूज कर सकते हो? प्रोमिनेंट शब्द का यूज भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर अपना है भाई 79। 79 में बेटा फिर से क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक। तो ये अपने को ब्लैंक दे रखा है और ये अपने पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखते हैं भाई किसके बारे में बात हो रही है। बाई नेचर, अगर नेचर से देखा जाए तो राहुल इन चारों में से एक है। या तो कैजुअल है, या रेटिसेंट है, या ग्रेगेरियस है, और या फिर डिफिडेंट है।
अच्छा, गिवन टू देखते हुए, क्या देखते हुए? स्ट्राइकिंग अप कॉन्वर्जेशन। बेटा जब ये लिखा गया ना स्ट्राइक अप और साथ में लिखा है कॉन्वर्जेशन, तो इसका मतलब क्या होता है? बातचीत शुरू करना। अगर कोई आदमी स्ट्राइक अप कॉन्वर्जेशन कर रहा है, इट मीन्स वो बातचीत शुरू कर रहा है। और बातचीत शुरू करने का मतलब वो बंदा कैसा है? फ्रेंडली नेचर का आदमी है वो, यानी बातचीत शुरू कर रहा है तो बंदा फ्रेंडली नेचर का है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया? ग्रीगेरियस। ग्रीगेरियस आदमी कौन होते हैं? फ्रेंडली नेचर के। कैसे बंदे होते हैं ये? फ्रेंडली नेचर के आदमी होते हैं, ठीक है ना। आपको मैं एक रूट दे रहा हूं, ग्रेगिस। ग्रेगिस, इससे बने हुए शब्द आप देखना, एग्रीगेट हो गया, सेग्रीगेट हो गया, ठीक है ना, इग्रेजियस हो गया, कॉन्ग्रीगेट हो गया, एग्रीगेट हो गया। तो बेटा ये सारे शब्द इसी ग्रेगिस से बने हुए शब्द है, ये गौर करिएगा। कौन से शब्द बोल रहा हूं आपको? एग्रीगेट हो गया, सेग्रीगेट हो गया, कॉन्ग्रीगेशन हो गया, कॉन्ग्रीगेट हो गया, इग्रेजियस हो गया। तो बेटा ये सारे के सारे शब्द है ये ग्रेगिस से बने होते हैं। तो ग्रीगेरियस हो गया। अच्छा, डिफिडेंट है, ये कॉन्फिडेंट का उल्टा होता है। ये कॉन्फिडेंट का जस्ट उल्टा होता है। कॉन्फिडेंट का मतलब बंदे में आत्मविश्वास है, और डिफिडेंट है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। शाई नेचर का हो गया, कोई नेचर का बंदा हो गया। कोई बोल सकते हैं इसको, इसका सिनोनिम हो सकता है कोई नेचर का बंदा और या फिर शाई नेचर का आदमी, ठीक है ना। कैजुअल आपको पता ही है, कभी कभार होने वाला, टेम्पररी होने वाला। रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला। इसके लिए भी जैसे मैं आपको ग्रेगिस बता रहा हूँ ना, वैसे ये शब्द पता है किससे बना हुआ है? टेसियो। देखना, इस शब्द को देखना, इसका मतलब होता है टू बी साइलेंट या टू कीप साइलेंट, चुप रहना, ठीक है ना। तो आप बेटा टेसियो से बने हुए शब्द भी देखना, जैसे रेटिसेंट बना हुआ है वैसे, ठीक है ना। तो अपना क्वेश्चन है भाई 79 हो गया। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना है भाई 80। क्वेश्चन 80 में बेटा क्या दे रखा है भाई? हमें कोई ऑप्शन चुनना है, विच बेस्ट एक्सप्रेस। बेस्ट एक्सप्रेसेस का मतलब क्या हुआ? सिनोनिम, है ना। देखते हैं कौन से शब्द का। बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। हमें एक शब्द दे रखा है इनविंसिबल, हमें करना क्या है? इनविंसिबल का सिनोनिम बताना है। तो इनविंसिबल का मतलब होता है बेटा अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता। दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो हराने को आपको पता है, बीट करने का मतलब ही क्या होता है? किसी को हरा देना। तो बीटेबल क्या हो जाएगा? जिसको हराया जा सके। अनबीटेबल है तो जिसको नहीं हराया जा सकता। तो बेटा इनविंसिबल का मतलब हो जाएगा अनबीटेबल, ठीक है ना। और विंसिबल होता तो, अगर इनविंसिबल की जगह विंसिबल होता तो जिसको हराया जा सकता है, दैट विच कैन बी डिफीटेड, ठीक है ना। अच्छा, ये किससे बना हुआ है? मैनेज, मैनेजेबल। जिस शब्द, इस मैनेजेबल का मतलब हो गया जिसको मैनेज किया जा सकता है, जिसको एमेनेबल है, जो आदमी जो किसी बात को लेकर के भड़कता नहीं है, उसको शांत किया जा सकता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अनमैनेजेबल। अच्छा, मेजरेबल, मेजर का मतलब होता है मापना। तो इनमेजरेबल का मतलब जिसको मापा नहीं जा सकता, फैदमलेस, जिसकी गहराई को, जिसकी डेप्थ को, जिसके विचारों को नापा नहीं जा सकता, तो वो होता है आपका इनमेजरेबल, ठीक है ना। ये हो जाएगा भाई। इनवायलेबल, इनवायलेबल का मतलब होता है पवित्र, सैक्रेड, सैक्रोसेंक्ट, सैक्रोसेंक्ट, जिसको आप वोइलेट नहीं कर सकते, जिनको आप मतलब किसी का ट्रस्ट है और वो ट्रस्ट कैसा है? इनवायलेबल है। तो इसका मतलब उसके विश्वास को तोड़ा नहीं जा सकता। किसी बंदे के मन में किसी चीज को लेकर कोई विश्वास है, मान्यता है, और उसका बिलीफ वो कैसा है? इनवायलेबल है। तो इसका मतलब उसके उस विश्वास को तोड़ा नहीं जा सकता। उसके मन में जो कोई किसी चीज को लेकर मान्यता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं इनवायलेबल। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसमें अनबीटेबल हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन अपना है 81, ठीक है। दे क्या रखा भाई? चूज द ऑप्शन। हमें फिर से कोई ऑप्शन चुनना है, और जो फिर से क्या कर रहा हूं? बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा हूं। बेस्ट एक्सप्रेस, आप समझ गए हो बात को, सिनोनिम बताना है हमें किस चीज का? प्रोलिफिक। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब होता है बेटा प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, जिसमें आइडियाज है या कोई भी चीजें जिस जन्म लेती हो किसी, जैसे कोई बंदे का प्रोलिफिक माइंड है तो कैसा है? उसके दिमाग में आइडियाज वगैरह क्रिएट होते हैं, जन्म लेते हैं। तो प्रोलिफिक का मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्टिव। क्या हो जाएगा इसका मतलब? प्रोडक्टिव। वर्सेटाइल आपको जान पता ही है, हैविंग मेनी क्वालिटीज, बहुत सारी क्वालिटीज होना किसी बंदे में, जो बंदा एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, तो वो हो जाएगा वर्सेटाइल। ग्रेट आपको पता ही है, महान होता है, और पावरफुल का आपको पता ही है, मतलब शक्तिशाली होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इसका प्रोडक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 82 भाई।
क्वेश्चन नंबर अपना 82। 82 में बेटा पूछ रखा है ऑपोजिट। नेचुरल सी बात है, हमें क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है। अपोजिट दे रखा है तो क्लियर ये एंटोनिम बताना है हमें। शब्द दे रखा है इसने पैरोशियल। पैरोशियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड। पैरोशियल का मतलब होता है नैरो माइंडेड आदमी, संकीर्ण विचारों वाला, छोटी सोच का आदमी। तो इसने पूछा है भाई इसका उल्टा, अपोजिट पूछा है, तो नैरो माइंडेड का उल्टा क्या हो जाएगा, ओपन माइंडेड आदमी। ठीक है ना। टेम्परेरी का मतलब आपको पता ही है, शॉर्ट लिविंग, कोई चीजें बहुत ज्यादा टाइम जो नहीं चलती है। इरिलीवेंट, बेमेल बेतुक की चीजें। अगर कोई चीज रेलिवेंट है तो वो प्रासंगिक है, और इरिलीवेंट है तो वो अप्रासंगिक है। ठीक है ना। इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, हमारे मन में कोई काम को करने की इच्छा है, प्रवृत्ति है, हमारी टेंडेंसी है, हमारी इच्छा है, या जिसको टेंडेंसी बोल सकते हैं। हम किसी काम को करने के लिए विलिंग है, इच्छुक है। ओके। डिसइंक्लिनेशन है तो हमारी उस काम को करने की इच्छा नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा अनविलिंग। तो डिसइंक्लिनेशन का मतलब होता है रिलुक्टेंस, अनिच्छा या अनविलिंग। इसके लिए एक शब्द और भी हो सकता है, रिलुक्टेंस। रिलुक्टेंस, कोई काम करने की इच्छा ना होना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं भाई। अच्छा बेटा, इसके लिए एक बेहतरीन सा शब्द और मेरे दिमाग में आ गया, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन अच्छा शब्द है बेटा, याद रखना इसको। कॉस्मोपॉलिटन आदमी कैसा होता है, ब्रॉड माइंडेड, बहुत खुले विचारों वाला, जो पूरी दुनिया को अपना घर मानता है। और पैरोशियल आदमी होते हैं नैरो माइंडेड, छोटी सोच वाले, संकीर्ण विचारों वाले आदमी। ठीक है ना। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं भाई। पूछा क्या इसने भाई, चूज द वर्ड विच इज अपोजिट। अपोजिट पूछा है बेटा, तो फिर से इसने एंटोनिम पूछा है। मूल शब्द अपने पास क्या चीज है, जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है रियल। ठीक है ना। ऑथेंटिक, असली, खरा, असली, खरा, सच्चा। बेटा इन सभी का मतलब क्या होता है, जेन्युइन। और हमें बताना है इसका उल्टा, तो इसका उल्टा बेटा क्या हो जाएगा, इमिटेशन का मतलब होता है नकल करना। नकल करने का मतलब यहाँ पर है किसी के एक्शन की नकल करना, किसी के कामों की नकल करना। जैसे किसी बंदे ने कैप लगा रखी है और उसने फेंक दी उस कैप को, और उसके देखो देखिए किसी बंदर ने भी अपनी कैप फेंक दी, तो उसने उसके एक्शन को नकल किया, तो वो इमिटेशन होती है। ठीक है ना। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट का मतलब होता है आपने कुछ लिखा है और तो उसकी वैसी की वैसी प्रतिलिपि बनाई जाए, नकल बनाई जाए। जैसे फैक्सिमिली, किसी चीज की नकल या प्रतिलिपि, फैक्सिमिली, उसको बोलते हैं बेटा डुप्लीकेट बोलते हैं उसको। चीप का मतलब आपको पता है सस्ता होता है, एक्सपेंसिव का मतलब महंगा होता है। तो शेम का मतलब होता है फेक, इस शेम का मतलब होता है फेक। और जेन्युइन का मतलब होता है रियल, ऑथेंटिक, खरा। और फेक का मतलब होता है नकली। और शेम का मतलब भी क्या होता है, फेक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 83 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं भाई अपने 84 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अपना है 84। 84 में बेटा दे रखा है इसने बेस्ट एक्सप्रेस, तो सिनोनिम ही बताना है हमें। ऑफ द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेज, हमें कोई भी जो इडियम या फ्रेज दे रखी है उसका हमें सिनोनिम बताना है। टू हैव एन इचिंग पाम, बेटा इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक करो। इच, ITCH, इस इच का मतलब होता है खुजली, तो इसका मतलब है इचिंग पाम। ठीक है ना। पाम मतलब होता है हथेली, हथेली में खुजली चलना। आपने सुना होगा ना कि यार आज तो पैसे आने वाली है, हथेली में खुजली हो रही है। तो इसका मतलब तो वही होता है, हथेली में खुजली का मतलब तो पैसा आना ही होता है। लेकिन बेटा पैसा गलत तरीके से आना, लालच करना, गलत तरीके से, फाउल तरीके से पैसा आना, फेयर तरीके से नहीं, अनफेयर तरीके से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, टू हैव गॉट समथिंग अनलॉफुली, टू हैव समथिंग अनप्लेजेंट, टू बी रिप्रीमेंडेड रॉन्गफुली, टू बी ग्रीडी फॉर मनी, ये हो जाएगा। इसका मतलब है लालची होना, किस चीज को लेकर, पैसों को लेकर के। ब्राइब से पैसा आए, अगर आपके पास रिश्वत से पैसा आ रहा है, तो उसका मतलब भी बेटा यही बनता है। उसका मतलब भी क्या बनता है, टू इच पाम, मतलब हथेली में खुजली होना। अब रिश्वत से पैसा आ रहा है तो वो गलत तरीके से आ रहा है, तो उसको भी अपन बोल सकते हैं इचिंग पाम। ठीक है ना। तो चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 84। 84 में बेटा अपने को दे क्या रखा है, 84 में अपने को दे रखा है फिर से
बेस्ट एक्सप्रेस, नेचुरल सी बात है, हमें क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है ना। तो मिस द बोट, आप ये मान के चलो कि आप किसी समुद्र के किनारे पे हो, ठीक है, और वहां पे आपके साथ वाले आपको छोड़ के चले गए, आप वहां पे फंस गए, ठीक है ना। अब आपको एक ही बोट दिखी कहीं से आती हुई, और वो बोट भी आपसे क्या हो गई, मिस कर गए, आप उस बोट को भी मिस कर गए। तो मतलब क्या हुआ, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आई थी, कोई अवसर आया था, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा पाए, उसको मेक द मोस्ट नहीं कर पाए, मेक मोस्ट नहीं कर पाए उसका। तो इसका मतलब होता है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, किसी मौके को चूक जाना। तो बेटा इसका हमारा आंसर हो जाएगा टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, कोई मौका खो देना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं भाई 86। क्वेश्चन नंबर हमारा है 86, करेक्टली स्पेल्ड। करेक्टली स्पेल्ड लिखा है, नेचुरल सी बात है, 3 है वो इनकरेक्टली लिखे हुए हैं, एक शब्द वो करेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है ना। बेटा मैंने एक दिन आपको एक जगह बताया था, अगर आपको याद हो तो, बेल शब्द बोला था। बेल का मतलब होता है सांड, ठीक है ना। सांड किसके लिए प्रतीक, किसका प्रतीक है, गुस्से का, भड़का रहता है सांड हमेशा, है ना। तो इससे बने हुए शब्द होते हैं ना, वो गुस्से के प्रतीक होते हैं, बेलिकोज, बेलीजेरेंट, लड़ाकू, बेलीजेरेंट। तो बेटा इस बेल शब्द में डबल एल होगा, और यहां पर भी क्या होगा, डबल एल होगा। तो अपने देख लो बेलीजेरेंट कौन सा है, ये देख लो डबल एल वाला, BE डबल एल वाला, और आगे देख लो जेरेंट लिखा हुआ, बेलीजेरेंट। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं कि जिसके शुरुआत में BE डबल एल बेल लिखा होता है ना बेटा, वो गुस्से का प्रतीक शब्द होता है, लड़ाका, झगड़ा करने वाला। अगर कोई आदमी बेलीजेरेंट है तो वो कैसा आदमी होगा, झगड़ालू आदमी होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 87 पे। क्वेश्चन नंबर अपना है 87 भाई। पूछ क्या रखा है बेटा इसमें, करेक्टली स्पेल्ड। जब करेक्टली स्पेल्ड पूछ रखा है तो नेचुरल सी बात है, 3 इनकरेक्ट है और एक है वो सही है इसमें, ठीक है। तो बेटा इसकी स्पेलिंग में मैं बता देता हूं, आपको कुछ नहीं करना। इंटेलिजेंट की स्पेलिंग तो जैसे के तैसे लिखनी है, इंटेलिजेंट, ठीक है ना। बस इसके बाद में SIA लगा दो, इंटेलिजेंसिया, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ हाईली इंटेलिजेंट पीपल, हाईली इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान लोगों का समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंसिया, बौद्धिक वर्ग, बौद्धिक वर्ग, बुद्धिमान लोगों का समूह, ठीक है ना। तो चलते हैं भाई अपने क्वेश्चन नंबर 88 पे। क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 88। पूछ क्या रखा है भाई इसमें, सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन वर्ड्स और फ्रेज। जो भी कोई वर्ड्स दे रखे हैं, जो भी फ्रेज दे रखी है, हमें उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब आपको पता ही है, हमें जो ये फ्रेज दे रखी है ना, जो ये फ्रेज दे रखी है, इसी का सेम टू सेम अर्थ देने वाला शब्द इन चारों में से कोई एक है जिसका हमें पता लगाना है। तो ब्रांच ऑफ मेडिसिन किससे कंसर्न कर रही है, कंसर्न का मतलब कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है, या जिसको अपन बोल सकते हैं किससे रिलेट करती है, इसका मतलब रिलेटेड भी हो सकता है या रिलेटिंग भी हो सकता है। किससे रिलेटिंग, डिसऑर्डर मतलब बीमारियां, किसकी, स्किन की बीमारियां, स्किन की बीमारियों से रिलेट करती हुई ब्रांच ऑफ मेडिसिन। विज्ञान डॉक्टरी की कौन सी शाखा है जिसमें स्किन की बीमारियों का इलाज किया जाता है। तो बेटा स्किन का मतलब ही डर्म होता है, आपको पता ही है। गर्मियों में आप एक बॉडी टॉल का यूज करते हो ना, डर्मिकूल, डर्मिकूल, तो वो किसको शीतलता प्रदान करता है, कूल का मतलब शीतलता, किसको, अपनी चमड़ी को, स्किन को। तो स्किन के लिए शब्द कौन होता है, डर्म शब्द होता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई, डर्माटोलॉजी, डर्माटोलॉजी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में न्यूरोलॉजी, ये आपको पता ही है, नर्वस सिस्टम। डॉक्टरी की वो पढ़ाई जिसमें किसके बारे में पढ़ाया जाता है, नर्वस सिस्टम के बारे में। तो बेटा वो कौन सी विज्ञान हो जाएगी, न्यूरोलॉजी। और नहीं तो बेटा बर्ड्स के बारे में, स्टडी ऑफ बर्ड्स, स्टडी ऑफ बर्ड्स कौन सी हो जाएगी, और नहीं तो। इसके बाद में ऑर्थोपेडिक्स, ये बड़ा प्यारा शब्द, अच्छा शब्द है, इसके बारे में बताता हूं आपको। ये ऑर्थो है ना, इसका मतलब होता है स्ट्रेट। अच्छा, और ये शब्द है पैडिक्स, पैडिक्स बना है पैडोस, पैडोस का मतलब होता है चिल्ड्रन। तो इसका मतलब होता है बच्चों को सीधा करना। तो फिर बच्चों को सीधा करने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा। इसका मतलब है कि 18वीं सेंचुरी के आसपास यूरोपियन कंट्रीज में एक बीमारी आई थी जिसमें जो बच्चे पैदा होते थे ना,
उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती थी, डीफॉर्म्ड, उनकी जो हड्डियां होती थी वो डीफॉर्म्ड होती थी। तो सबसे ज्यादा डिमांड कौन से डॉक्टर की बढ़ गई? उन बच्चों की हड्डियां सीधी करने वाले डॉक्टर्स की, ठीक है ना। तो उसके कुछ टाइम बाद वो बीमारी तो खत्म हो गई, लेकिन कोई भी डॉक्टर जो हड्डियां और जोड़ों का डॉक्टर है उसका नाम ही क्या पड़ गया? ऑर्थोपेडिक्स। और जन्म इस शब्द का किससे हुआ? बच्चों की हड्डियां सीधी करने वाला। उसके बाद क्या हुआ कि वो बीमारी खत्म हो गई, लेकिन हड्डियां सीधी करने वाला या जॉइंट्स एंड बोन्स का जो भी डॉक्टर है उसका नाम पड़ गया ऑर्थोपेडिक्स, ठीक है ना। ये किससे रिलेट करता है? जॉइंट्स एंड बोन्स। जॉइंट्स आपको पता ही है, हड्डियों के जोड़, और बोन्स का मतलब हड्डियां, इनका इलाज करने वाला है, तो ऑर्थोपेडिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा क्या है भाई इसमें? सब्स्टिट्यूट। एक बार फिर से बेटा वही बता रखा है इसने, सब्स्टिट्यूट। हमें एक फ्रेज दे रखी है और हमें इन चारों में से इसका आंसर बताना है। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है इच्छा करना, इसका मतलब होता है क्रेव करना, किसी चीज की इच्छा करना, किसी चीज के लिए तरसना, पाइन फॉर, ठीक है। लॉन्ग फॉर इच्छा, क्रेव इच्छा, पाइन फॉर इच्छा, ठीक है ना। किस चीज की? घर की। या होम सिकनेस, घर की याद आई तो हम बीमार हो जाते हैं, यार बहुत घर की याद आ रही है, उसको बोलते हैं होम सिकनेस, ठीक है ना। तो बेटा उसके लिए शब्द होता है नॉस्टैल्जिया। अगर आपको घर की बहुत ज्यादा याद आ रही है, घर से बाहर रह रहे हो आप, तो आपको कौन सी प्रॉब्लम है? आपको नॉस्टैल्जिया। एक शब्द है नोजिया, इसका मतलब होता है फील लाइक वोमिटिंग, फील लाइक वोमिटिंग, जैसे जी घबरा रहा है, उल्टी आने वाली हो, ठीक है ना। इसके लिए एक शब्द होता है फीलिंग डीजी, फीलिंग डीजी, चक्कर आना, जी घबराना, उसको बोलते हैं नोजिया। पता है ये ज्यादातर किससे होता है? ये होता था जब कोई आदमी बाई सी ट्रेवल करता है, समुद्री यात्रा से यात्रा करता है, समुद्री मार्ग से, तो वहां पर जी घबराने लग जाता है, जैसे सबमरीन में बैठा आदमी पनडुब्बी वगैरह में, तो उसको नोजिया हो जाता है, उसको जी घबराता है, उल्टी आने लग जाती है, उसको नोजिया बोलते हैं। अच्छा, रेमेडी का मतलब आपको पता ही है, किसी चीज का इलाज। इलोप का मतलब होता है टू रन विद अ लवर, टू रन भाग जाना, विद अ लवर अपने प्रेमी के साथ। किस काम के लिए? टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए, टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए अपने प्रेमी के साथ है भाग जाना, ठीक है ना। एक शब्द चर्चा में है इलोपमेंट, इलोपमेंट वेडिंग। अब बेटा इसको आप ये मत समझ लेना कि मतलब ये घर से भागकर जो लोग शादी करते हैं उसको बोलते हैं, इसका ये नहीं मतलब होता। इसका मतलब होता है ऐसी शादी जिसमें बहुत ही गिने चुने अपने निजी लोग, नियर एंड डियर वंस है, उनको गैदर करना, इकट्ठा करना, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करना, तो ऐसी शादी को बोलते हैं एलोपमेंट वेडिंग। लेकिन एलोप का मतलब वही होता है भाग जाना, अपने बिलव्ड के साथ, लवर के साथ भाग जाना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अपना है बेटा 90। क्वेश्चन नंबर अपना है भैया जी 90। देख क्या रखा है इसमें भाई? नो इंप्रूवमेंट। क्वेश्चन में दे रखा है नो इंप्रूवमेंट, सीधी सी बात है, हमें जो यहाँ पर शब्द दे रखा है हमें इसको इंप्रूव करना है। ये शब्द अपनी जगह सही है कि गलत है, ठीक है ना। तो आपको एक चीज का पता है, जिस शब्द के लास्ट में IUR लिखा है, ऐसे 7 शब्द होते हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर और प्रायर। बेटा इन ये कंपैरेटिव डिग्री के शब्द होते हैं, और इन कंपैरेटिव डिग्री वाले शब्दों के साथ आपको पता ही है किसका यूज होता है? देन का। कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज होना चाहिए, लेकिन इन 7 के लास्ट में IUR है, और IUR अगर दे रखा है तो देन नहीं लगाना, किसका यूज करना है? टू का यूज करना है। तो यहां पर ये टू है ना, ये भी एक तरह से किसका काम कर रहा है? ये भी एक तरह से देन का काम कर रहा है। और आपको पता है जब देन का यूज यहाँ पे हो रखा है तो तुलना हो रही है। तुलना किस किस के बीच में हो रही है? आर्म्ड फोर्सेस। तो आगे तुलना भी किससे होनी चाहिए भाई? सेनाओं की तुलना हो रही है तो नेचुरल सी बात है सेनाओं से होनी चाहिए। व्यक्ति की तुलना है तो व्यक्ति से होनी चाहिए। व्यक्ति के घर की तुलना है तो व्यक्ति के घर से। किसी शहर की तुलना शहर से, शहर की गलियों की तुलना शहर की गलियों से होनी चाहिए। तो यहां पर आगे क्या दे रखा है इसने? किससे तुलना करनी है हमें? दोज ऑफ एनी अदर कंट्री। तो यहां पर किसकी? एनी अदर कंट्री की भी यहां पर क्या चीज है? सेना, फोर्सेस। फोर्सेस का मतलब सेना। अब बेटा फोर्सेस शब्द है, ये क्या चीज है अपने आप में? प्लूरल है। तो प्लूरल शब्द है ना, इस प्लूरल शब्द के लिए हमने यहां पर किसका यूज कर दिया? दोज का। इसका मतलब इस दोज शब्द का यूज किसके लिए हो रहा है बेटा? इस फोर्सेस के लिए हो रहा है, इस आर्म फोर्सेस के लिए हो रहा है। और अगर यहां पर इसकी जगह क्या होता? द आर्मी। अगर यहां पर क्या लिखा होता? आर्मी। अब आर्मी एक वचन है तो हमें यहां पर दोज की जगह क्या लगाना पड़ता? द आर्मी लगाना पड़ता। अब आर्मी शब्द का यूज पहले हो चुका है तो हमें यहां पर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम यहां पर क्या लगा देते?
दैट लगा देते हैं। इसका मतलब अगर कोई सिंगुलर शब्द को हटा रहे हो, अगर इधर कोई सिंगुलर शब्द है उसको हटा रहे हो तो क्या लगा दो, दैट लगा दो, और अगर इधर प्लूरल शब्द है उसको हटा रहे हो तो आप दोज लगा दो। यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो मैंने IOR वाले 7 शब्द बोलिए ना, इंटीरियर, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, ठीक है ना, प्रायर, इनके साथ कभी भी वेरी का यूज नहीं करना, मच का यूज करना इनके साथ। जैसे यू आर वेरी जूनियर देन मी। बेटा पहली बात तो देखो IOR आ गया तो देन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, हमें क्या लगाना पड़ेगा, टू। और जो IOR वाले शब्द होते हैं वो कंपैरेटिव डिग्री के होते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में कभी भी वेरी का यूज नहीं होता, तो इसकी जगह में किसका यूज करना पड़ेगा, मच का यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर अपना 91 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में बेटा फिर से अपने को क्या दे रखा है भाई, नो इंप्रूवमेंट दे रखा है, ठीक है। तो हमें नो इंप्रूवमेंट करना किसका है, 100 मीटर्स रेस, ठीक है ना। तो इस ए का यूज किसके लिए हो रहा है भाई, ए का यूज, ए ये क्या चीज है आपको पता है, आर्टिकल है, और आर्टिकल का यूज हमेशा किसके लिए होता है, नाउन के लिए। तो ये रेस वर्ड है, ये क्या चीज है यहाँ पे, नाउन। नाउन के तुरंत पहले अगर कोई शब्द आता है तो वो कौन होता है भाई, एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव कभी प्लूरल हो ही नहीं सकता। प्लूरल तो होता है तो या तो नाउन होता है, या कोई प्रोनाउन प्लूरल होता है, और या फिर कोई वर्ब सिंगुलर और प्लूरल होती है, तो एडजेक्टिव तो प्लूरल होता ही नहीं है। तो हमें मीटर्स की जगह यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, मीटर का यूज करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा जी, 100 मीटर रेस, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार और भी शब्द होते हैं, जैसे 5 स्टार्स होटल, ए का यूज किसके लिए कर रहा हूं, होटल के लिए। ये शब्द एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता ही नहीं है, तो स्टार्स की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, स्टार लिखना पड़ेगा। इसी जैसे 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस, बेटा मैं इस ए का यूज किसके लिए कर रहा हूं, डिस्टेंस के लिए। तो ये शब्द क्या चीज है, नाउन। नाउन से पहले वाला शब्द क्या होता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कभी प्लूरल होता नहीं है, तो मुझे मीटर्स को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। एक फ्रेज और लिख रहा हूं जो आप खुद बना के चेक करना, जैसे 500 रुपीज नोट्स। अब आप देख लो इस 5 का यूज किसके लिए हो रहा है, नोट्स के लिए। तो नोट्स है, ये क्या चीज है, नाउन है। अब इस नाउन के पहले वाला ये शब्द एडजेक्टिव है, तो इस एडजेक्टिव में मैंने क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रखा है, क्या एरर डाल रखा है, उसको आप खुद करके देखना, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 92 पे। क्वेश्चन हो गया अपना 92, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 92 में अपने पास है भाई क्लोज टेस्ट, तो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। फ्लाइट है वो कैसा है, पैक्ड है, पूरी तरह से भरा हुआ। तो देयर वर पेरेंट्स, उसमें पेरेंट्स है विद स्मॉल चिल्ड्रन, छोटे छोटे बच्चों के साथ। कौन है वहां पे, चिल्ड्रन है। तो यहाँ पर क्या देखें, क्या लिखें पेरेंट्स के पहले, ऑल पेरेंट्स, सेवरल पेरेंट्स, मोस्ट पेरेंट्स, एनी पेरेंट्स। एनी का कोई मतलब नहीं है, कोई सेंटेंस नेगेटिव सेंस तो दे नहीं रहा, और ना ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो एनी का यूज तो अपन कर नहीं सकते। अच्छा, ऑल का यूज नहीं कर सकते, अगर ऑल और बोथ होता तो साथ में दे लगाते। अगर ऑल या बोथ है तो बाद में क्या लगाना पड़ेगा, दे लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये भी नहीं है। अच्छा, फिर एक चीज और भी है, ऑल का यूज इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे पेरेंट्स थोड़े ना है, विद स्मॉल चिल्ड्रन, यानी साथ में बच्चे भी तो है उनके। तो ऑल सारे के सारे पेरेंट्स थोड़े ना है, यहाँ पर तो चिल्ड्रन भी दे रखे हैं साथ में, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बच क्या गया, मोस्ट भी नहीं कर सकते इसमें, मोस्ट का मतलब होता है अधिकांश, ये भी नहीं हो सकता। सेवरल, सेवरल, सेवरल का मतलब क्या होता है, कई सारी चीजें, लेकिन वो एक ही प्रकार की होनी चाहिए। तो इसमें बात किसके बारे में हो रही है, पेरेंट्स की बात हो रही है। जो पेरेंट्स चाहे वो राम के, शाम के, रजत के, हैरी के, प्रिंस के, किसी के भी है, तो है तो वो पेरेंट्स ना। तो इसलिए हम इसके साथ किसका यूज करेंगे, सेवरल का यूज करेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा सेवरल। इसके बाद में अमंग द यंग किड्स, उन छोटे छोटे बच्चों के बीच में, ऑन बोर्ड, जो उस प्लेन पर बैठे हुए, ऑन बोर्ड का मतलब प्लेन में है, जो किसी एरोप्लेन में है। ए 3 ईयर ओल्ड बॉय, 3 साल का छोटा सा बच्चा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ए 3 ईयर ओल्ड बॉय रो, बोले तो कतार, बोले तो क्यू, क्यू, कतार, ठीक है ना। तो बेटा क्या हो जाएगा, इन दी क्यू होता है कतार में, या इन दी रो होता है कतार में, ठीक है ना।
कहां पर? राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे बिल्कुल सामने, मेरे बिल्कुल सामने। बात किसकी हो रही है? ए 3 year old बॉय की, ठीक है ना। तो वॉच, अब इसके बाद में क्या दे रखा है देखते हैं, इसके बाद में आके क्या दे रखा है इसने 93 के बाद में इसने दे रखा है भैया, ए 3 year old बॉय, एक 3 साल का छोटा सा बच्चा जो कहां पर है? इन दी रो, जो कतार में है, राइट इन फ्रंट ऑफ मी। अब वो क्या कर रहा है? आर, अब देखो पहली बात तो ये सुनो, जब बच्चा वो एक ही है, एक ही है, तो इसमें मैं आर कैसे लगा सकता हूँ भाई? इसमें वर्क कैसे लगा सकता हूँ मैं? ठीक है ना। अच्छा, हेड भी नहीं आ सकता, क्योंकि हेड के बाद में यहाँ पर इसने क्या दे रखा? आईएनजी। तो हेड के बाद में बेटा आईएनजी तो आ ही नहीं सकता। हेड के बाद में या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और अगर आईएनजी आएगा तो साथ में मुझे क्या लगाना पड़ेगा? बीन लगाना पड़ेगा। तो हेड भी नहीं आ सकता, तो आंसर क्या बच जाएगा अपना? वोज हो जाएगा। तो एक 3 साल का छोटा सा बच्चा वोज अनाउंसिंग, अनाउंस कर रहा था हिज प्रेजेंस, किस चीज की घोषणा कर रहा था? कि मैं भी हूं यहाँ पे। प्रेजेंस मतलब अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था। किसके द्वारा? बाई लेटिंग, इसके बाद में क्या दे रखा है यहाँ पे, ये हमें पता करना है। बाई लेटिंग ईयर पियर्सिंग श्रीक, पियर्स का मतलब होता है छेदना, ईयर पियर्सिंग का मतलब कानों को भेदने वाला, और श्रीक्स का मतलब होता है स्क्रीम, चीख, ठीक है ना। तो इसके लिए शब्द होता है लेट लूज, लेट लूज, इसके लिए शब्द होता है लेट लूज, लेट लूज स्क्रीम्स, मतलब जोर से चिल्लाना, चीखना, स्क्रीम भी कह सकते हो, और यहां पर आप चाहो तो ये देखो श्रीक वर्ड है, ये भी यूज कर सकते हो, श्रीक्स। तो चीखने चिल्लाने के लिए किस शब्द का यूज होता है? लेट लूज का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेट लूज हो जाएगा। तो एक बच्चा है वो अनाउंस कर रहा है किसको? अपनी प्रेजेंस को, किस चीज के द्वारा? लेट लूज करके। क्या लेट लूज करके? श्रीक्स, यानी चीख के, चिल्ला करके। एवरी 40 सेकेंड्स, कितनी देर में? हर 45 सेकेंड में वो चीख चिल्ला रहा है, ठीक है ना। आई सेटल, देखते हैं आगे क्या लिखा है इसने। आई सेटल अप, आउट, ऑन और डाउन। सेटल डाउन, आराम से बैठ जाना। टू सिट इन रिलैक्स्ड पोजीशन, या इन रिलैक्सिंग पोजीशन, आराम की मुद्रा में बैठ जाना, इन रेस्टिंग पोजीशन, ठीक है ना। तो आराम की मुद्रा में मैं सेटल डाउन हो गया। वहां पर मैं सेटल डाउन का मतलब हैबिटेट होना भी होता है, बस जाना कहीं पे जाकर के। सेटल डाउन का मतलब बसना भी होता है, और शांति की मुद्रा में आराम से बैठ जाने को भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेटल डाउन हो जाएगा। इसके बाद में ये वाला हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। होप कर रहा है कि किड है वो जल्दी काम डाउन हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 97 पे। क्वेश्चन नंबर अपना है 97। दे क्या रखा है भाई इसने? 4 जम्बल्ड अप सेंटेंस। जम्बल अप सेंटेंस है तो हमें PQRS या ABCD जो भी सीक्वेंस है इनका सही करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो फर्स्ट में क्या दे रखा है? एज आई रश टू ओपन द डोर, जैसे ही मैं दरवाजा खोलने के लिए तेजी से दौड़ा। ब्राइट लाइट्स फ्रॉम आउटसाइड डेजल, माई आई, डेजल का मतलब आंखें चुंधी आ जाना। जब बहुत ज्यादा लाइट वगैरह होती है, प्रकाश होता है, तो हम आंखें खोल नहीं पाते, उसको डेजल करना बोलते हैं। सडनली, अचानक क्या हुआ? अराउंड 8:30 PM आई हर्ड पीपल शाउटिंग आउटसाइड, मैंने लोगों को चीखते चिल्लाते हुए सुना। लास्ट संडे आई वॉज वॉचिंग टीवी, यही हो जाएगा। जब इसने टाइम दे रखा है, लास्ट संडे दे रखा है, या वंस अपॉन ए टाइम दे रखा है, ठीक है ना, वंस अपॉन ए टाइम दे रखा है, वंस देयर वॉच दे रखा है, तो ये हमारा ओपनिंग सेंटेंस हो गया। तो कब की बात हो रही है? लास्ट संडे को। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। तो हमारा ओपनिंग सेंटेंस कौन सा हो गया बेटा? सी। और सी के ऑप्शन कितने अपने पास? एक तो ये है, और एक अपना सी का ऑप्शन है ये है। इसके बाद में यहाँ पर बंदा बात किसके बारे में कर रहा है? वॉचिंग टीवी, टीवी देख रहा है, तो टीवी से रिलेट करता हुआ शब्द ये देखो यहाँ पर फिर आ गया, न्यूज बुलेटिन। न्यूज बुलेटिन किस पे आते हैं बेटा? न्यूज बुलेटिन किस पर आते हैं बेटा? टीवी पर ही तो आते हैं ना। तो टीवी यहाँ पर ये कीवर्ड है, और यही कीवर्ड अपने को यहाँ पर देखो फिर से दोबारा मिल गया। तो ये दोनों आपस में कीवर्ड है, यानी एक दूसरे को फॉलो करने वाले या प्रीसीड या एंटीसीड करने वाले वर्ड है ये। तो इसके बाद में अपना ये हो जाएगा। तो सी के बाद में डी वाला ऑप्शन बेटा यही है, सी के बाद डी वाला ऑप्शन है ये। यहाँ पर तो देखो सी के बाद में ए दे रखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा CDBA। तो इसका एक्चुअल क्या बन गया सीक्वेंस है? लास्ट संडे मैं टीवी देख रहा था, और उस पर जो न्यूज बुलेटिन आ रहा था वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव था, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी सूचनाएं देने वाला था, ठीक है ना। उसके बाद में क्या हुआ? अचानक से क्या होता है? लगभग 8:30 मैंने हर्ड पीपल शाउटिंग, हर्ड पीपल शाउट, जिसकी वजह से क्या हुआ? मैंने रश ओपन द डोर, मैं जल्दी से भाग के गया दरवाजा खोलने के लिए। कारण क्या था? कि मैंने लोगों को शाउट करते हुए सुना था, ठीक है ना।
तो हमारा सीक्वेंस बन जाएगा CDBA। चलते हैं भाई 98 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 में देखो भाई क्या दे रखा है, एक बार फिर से वही जंबल अप सेंटेंस, एक बार फिर से कौन सा है, वही सीक्वेंस वाला पैरा जंबल वाला रीअरेंज करना है हमें इसको। तो इसमें देखो भाई बात किसके बारे में हो रही है, सबसे पहले दे रखा है प्रोनाउन, ठीक है ना। इसके बाद में दे रखा है देयर फादर्स, देयर फादर। तो अब यहाँ पर देयर का यूज किसके लिए हो रहा है हमें तो पता ही नहीं है अभी तक तो, ठीक है ना। इसके बाद में है अली बाबा, इसमें अली बाबा शब्द है, और इसमें है अली बाबा एंड हिज एल्डर ब्रदर कासिम। तो बेटा आपको पता ही है कि अगर प्रॉपर नाउन दे रखी हो किसी सेंटेंस में, प्रॉपर नाउन दे रखी हो तो वो सेंटेंस डेफिनेटली फर्स्ट सेंटेंस होता है। 99% उसके कौन सा सेंटेंस होने के चांस है, फर्स्ट सेंटेंस होने के चांस है। तो बेटा इसमें अली बाबा दे रखा है और इसमें अली बाबा और उसका बड़ा भाई कासिम भी दे रखा है, तो नेचुरल सी बात है जिसमें दो प्रॉपर नाउन दे रखी है उसको हम अपना ओपनिंग सेंटेंस बना लेते हैं, फर्स्ट सेंटेंस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये शुरू किससे हो रहा है, डी से। अब देखो बेटा डी वाले कितने ऑप्शन में है, डी वाला एक तो ये है और एक डी वाला ये है, ठीक है ना। तो अली बाबा एंड हिज एल्डर ब्रदर कासिम वर द सन्स ऑफ अ मर्चेंट, सन्स ऑफ अ मर्चेंट, किसी, ये मर्चेंट कौन है, उनका फादर है, ठीक है। अब आगे देखो दे रखा है देयर, इस शब्द का यूज किसके लिए हो रहा है भाई, इस शब्द का यूज हो रहा है इन दोनों के लिए, अली बाबा और कासिम के लिए। और यहाँ पर देखो मर्चेंट शब्द है, ये कौन है, इसका फादर है, और यहाँ पर ये देखो फिर से फादर शब्द भी दे रखा है ना। तो इसमें जो जो शब्द दे रखे अली बाबा और कासिम, यहाँ पर भी देयर का मतलब अली बाबा और कासिम हो गया, और यहाँ पर मर्चेंट कौन है, सन ऑफ मर्चेंट, मतलब वो व्यापारी के बेटे है, तो व्यापारी कौन है, उनका फादर है, यहाँ पर ये देखो फादर भी दे रखा है। तो डी के बाद नेचुरल सी बात है क्या जाएगा, बी जाएगा। तो डी के बाद में बी वाला बेटा एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखो, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ए और सी को फिर पढ़ के देखते हैं। तो हुआ क्या, अली बाबा और उसका भाई है और उसके पिताजी एक व्यापारी थे। उसके बाद में क्या हुआ, जब उनके पिताजी की डेथ हो गई, देर मतलब आप समझ ही गए किन की बात हो रही है, तो लालची कासिम ने क्या किया, मैरिज कर ली एक वेल्दी वुमन से, ठीक है ना। अब वेल्दी वुमन है, अब वेल्दी से फिर एक शब्द और बन रहा है, देख लो, वो रिच हो गया। वेल्दी का मतलब ही क्या होता है, वेल्दी का मतलब क्या होता है, रिच, और यहाँ पर भी देखो क्या शब्द आ गया, रिच आ गया। तो उसने एक मतलब अमीर औरत से शादी कर ली तो वो खुद रिच हो गया। और बिल्ड ऑन, बिल्ड ऑन का मतलब होता है विस्तार दिया, एक्सपेंड किया अपने पिताजी के बिजनेस को। अब बच कौन गया, अंतिम सेंटेंस, अली बाबा ने किससे मैरिज किया, एक पुअर वुमन से, और उसने सेटल इनटू शुरू कर दिया, वुड कटर का बिजनेस शुरू कर दिया उसने। तो बेटा ये हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। ओके 99 पे चलते हैं भाई। 99 क्वेश्चन नंबर अपना है 99। पूछा है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, एकदम सटीक ऑप्शन, जो सबसे सही ऑप्शन है टू फिल इन द ब्लैंक, किसी ब्लैंक में भरने के लिए। तो देखो द मिनिस्टर से, मिनिस्टर ने कहा एनीवन यूजिंग ड्रोन्स, अगर किसी भी आदमी को ड्रोन्स यूज करने हैं तो विल हैव टू रजिस्टर, उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा किस पर, पोर्टल पे। अब पोर्टल किसका है भाई, एयरपोर्ट का पोर्टल है, या एयरलाइन का है, या एरोप्लेन का है, या एविएशन का है, ठीक है ना। तो अब एक बात देखिए, जो एयरपोर्ट है, एयरलाइन है, एरोप्लेन है और ड्रोन्स है, ठीक है ना, ये सारे के सारे एविएशन का पार्ट है। एविएशन क्या चीज होता है, किसी एरोप्लेन को उड़ाने की और या बनाने की जो आर्ट है उसको क्या बोलते हैं, एविएशन। और एविएशन डिपार्टमेंट कौन सा होता है, किसी अदर कंट्री में जो, मतलब हमारी कंट्री से अदर कंट्री में जो फ्लाइटें जा रही है, विमान जा रहे हैं, या अदर कंट्रीज के जो विमान आते हैं यात्रियों को लेकर के, और तो वो सारा डिपार्टमेंट संभालता कौन है, एविएशन, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो ये सारी चीजें तो इस नागरिक उड्डयन मंत्रालय का भाग है। एयरपोर्ट भी इसी का भाग है, एयरलाइन भी इसी का भाग है, एरोप्लेन इसी का भाग है, और ड्रोन्स भी इसी का भाग है। तो नेचुरल सी बात है वो पोर्टल किसका होगा, एविएशन का, एविएशन का पोर्टल होगा वो। तो हमारा आंसर हो जाएगा एविएशन, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पे। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं भाई। तो दे क्या रखा है इसने, सेलेक्ट द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव और एक्टिव। तो हमारा पैसिव और एक्टिव का है, तो भाई सीधी सी बात है, हमें इसमें वर्ब को देखना पड़ेगा। तो वर्ब क्या दे रखी है, शुड नॉट गिव, क्या दे रखा है हमें, मोडाल प्लस नॉट और प्लस नेचुरल सी बात है दे रखा है इसने गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस हमारा एक्टिव का है, क्योंकि पैसिव तो कभी थर्ड फॉर्म के बिना यम पॉसिबल बनता ही नहीं है। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, मोराल्स के साथ क्या लगा दो, बी लगा दो,
ठीक है ना। इसके बाद में नोट लगाओ, अब इसकी वजह से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, और साथ में लगा दो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जिसमें शुड नॉट बी और गिवन लिखा होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इसमें देखो ये आ गया ना, शुड नॉट बी गिवन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता ही है। पैसिव पैसिव बनाते हैं तो वर्ब के बाद वाला होता है वो वर्ब से पहले आ जाता है, और जो वर्ब से पहले है वो वर्ब से बाद में चल जाता है। तो इसने अनसॉलिसिटेड एडवाइस है, इसको शुरुआत में ले आया, बाद में इसने बाई वन लिखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि वन जो सब्जेक्ट है ना वो कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं होता, दुनिया का हर आदमी वन होता है। आप भी वन है, मैं भी वन हूँ, ये भी वो भी, हर किसी के लिए वन शब्द का यूज होता है। तो इसलिए इसने बाई वन का यूज नहीं किया, और डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। दे तो इसने शुड रखा है, तो मैं अपनी मर्जी से मैं कैसे बना सकता हूँ, कैन कैसे बना सकता हूँ, और इसमें तो देखो मोराल का यूज ही नहीं कर रखा है ना, तो इसलिए बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं अभी पेपर नंबर 254 के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।